हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है जी एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का ये टॉपिक है, एसी थ्रू अ कैपेसिटर। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो हम लोगों ने अपने सिलेबस चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कि ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स के दरम्यान एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, और इस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं टू स्टोर अ चार्ज। लेकिन जब हम इसके साथ बैटरी अटैच करते हैं, ये बैटरी जो है ये सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट है, डीसी सोर्स है। तो बैटरी से होता हुआ जो चार्ज है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचता है और दूसरी साइड से बैटरी की नेगेटिव प्लेट तक। लेकिन इन प्लेट्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इस वजह से करंट जो है वो सर्किट में कंप्लीट फ्लो नहीं कर सकता। जब हम बैटरी इसके साथ अटैच करते हैं तो इनिशियली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसमें से करंट फ्लो करता है और ये कैपेसिटर जो है ये चार्ज हो जाता है। लेकिन उसके बाद फर्दर जो है वो करंट फ्लो नहीं करता। इसी वजह से इसको बोला जाता है कि जो कैपेसिटर होता है इट एक्ट्स लाइक अ ओपन स्विच इन डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में इसको एज अ ओपन स्विच यूज़ किया जाता है। इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है कि ये बेसिक सर्किट एलिमेंट है इन एसी सर्किट। सर्किट एलिमेंट का मतलब है कि ये करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है इन एसी सर्किट। अगर एसी सर्किट की हम बात करें तो इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है हमारे पास, वो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है, जिसमें आपको दो पैरेलल प्लेट्स नज़र आ रही हैं। इन पैरेलल प्लेट्स को कैपेसिटर का सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इसके साथ एक और जो है ये बल्ब लगा हुआ जो कि ये बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। और ये जो सर्कल है और इसके अंदर ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, इसको एसी सोर्स बोला जाता है। और ये इसके साथ जो है वो स्विच अटैच है जो कि अभी क्लोज फॉर्म में है। अब अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग करंट की तो ये उसकी वेवफॉर्म है। हमें पता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये अपनी मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है और साथ में पोलैरिटी भी चेंज करता है। और अगर उसको लेबल किया जाए तो ये हमारे सामने है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम के कोऑर्डिनेट्स हैं और वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो पोटेंशियल है। टाइम T/4 पे ही आप सब लोगों को पता है कि पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की। T/2 पे जो है वो ज़ीरो, 3T/2 पे जो है वो 3T/4 होना चाहिए एक्चुअली। 3T/4 पे नेगेटिव मैक्सिमम और फिर T पे आके जो है ये अगेन ज़ीरो हो जाए। इसके बाद अगर हम बात करें क्लोज सर्किट की, तो जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो जो हमारा पहला क्वार्टर है 0 to T/4, इस दौरान करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही होती है। चले वोल्टेज की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। वोल्टेजेस जो है वो इंक्रीज करते हैं और T/4 तक जो चार्ज है वो फ्लो करता है फ्रॉम द सोर्स टुवर्ड्स द कैपेसिटर। इस वजह से हम ये कहते हैं कि चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और इस प्रोसेस को बोला जाता है कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, लेकिन ये जो चार्जिंग है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। जब फर्दर T/4 टू T/2 तक की हम बात करते हैं, जो कि वेव फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव पीक वैल्यू से ज़ीरो की तरफ जा रहा है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव साइकिल में रिड्यूस करता है। तो जब ये रिड्यूस करता है तो एज अ रिजल्ट हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है वो प्लेट्स के ऊपर डिक्रीज हो रहा है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज़ द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। और अगेन ये डिस्चार्जिंग जो है ये पॉजिटिव साइकिल में होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो T/2 टू 3T/4 ये वाला ड्यूरेशन होता है। और इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर रहा है बट इन अपोजिट पोलैरिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा कि अब प्लेट्स के ऊपर चार्ज इंक्रीज तो करेगा, लेकिन वो इंक्रीज करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। कहने का मकसद है कि अब यहाँ पे अगर करंट इंक्रीज करेगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायग्राम थी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है
तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात होगी तो इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा होगा, और इसको बोला जाता है चार्जिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब 3t/4 टू टी की बात होगी तो अगेन ये डिक्रीज करेगा चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो रहा है एंड दैट वे, तो इस वजह से इसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो इन 4 पॉइंट से आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटर है 1 AC साइकिल में 2 दफ़ा चार्ज हो रहा है, एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक दफ़ा नेगेटिव हाफ साइकिल में। इसी तरह जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस है वो भी 2 दफ़ा हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है एक साइकिल में हो रहे हैं। ये प्रोसेस इतने फास्ट होते हैं कि इसकी वजह से जो करंट है वो सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो करता है। बेशक प्लेट्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आउटर सर्किट के थ्रू जो सर्किट है वो कंप्लीट रहता है, और चार्जेस का फ्लो फास्ट होने की वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है, और एज अ रिज़ल्ट जो करंट है वो कैपेसिटर में से पास कर रहा होता है कंटिन्यूसली। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें पोटेंशियल की, तो हमें पता है साइनोसाइडल पोटेंशियल है, ये अल्टरनेटिंग है, जिसको हम लिख सकते हैं V0 sin ओमेगा टी। और हमें पता है कि चार्ज जो है कैपेसिटर की अगर इक्वेशन की बात की जाए तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ से अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की इक्वेशन बन जाती है CV0 sin ओमेगा टी। और अगर हमें करंट फाइंड आउट करना हो तो जैसे हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो करंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं इस वेव फॉर्म से। इस वेव फॉर्म के अंदर 3 डिफरेंट वेव्स बनी हुई हैं। एक ये ब्लैक कलर की वेव है जो करंट को रिप्रेजेंट करती है, एक ये डॉटेड कलर की वेव बनी हुई है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो ग्रीन कलर की है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे जाहिर है ये कि जो करंट चार्ज और जो पोटेंशियल है, इन दोनों का जो फंक्शन है वो साइनोसाइडल है और इन फेज है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट, चार्ज और जो वोल्टेज है वो इन फेज हैं। अगर चार्ज वोल्टेज इंक्रीज करता है तो चार्ज भी इंक्रीज कर रहा है, वोल्टेज डिक्रीज करता है तो चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है। तो इस वजह से इसकी जो वेव फॉर्म है वो इन फेज बनती है, बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे पोटेंशियल की है, सिर्फ पीक वैल्यू का डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हमें मालूम करना हो करंट, तो ये जो चार्ज और टाइम के दरमियान हमने ग्राफ प्लॉट किया है, इस ग्राफ का अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो करंट की इक्वल हो जाएगा। स्लोप इस वजह से कहा जा रहा है कि जो स्लोप होता है, हमें पता है स्लोप का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और अगर बात की जाए इस पर्टिकुलर ग्राफ की, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो वाई एक्सेस पे हम कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं ये हमारे पास चार्ज है, और जो एक्स एक्सेस पे पैरामीटर है हमारे पास वो टाइम है। तो जब हम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी करेंगे तो इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी। तो इस वजह से हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ होगा दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब इस फार्मूला को और इस चार्ज की वेव फॉर्म को यूज़ करते हुए हमने करंट का जो बिहेवियर है इस केस में वो चेक करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेट से पॉइंट ओ की बात करते हैं। अब अगर पॉइंट ओ की बात की जाए तो यहाँ पे जो चार्ज है उसकी जो वेव है वो वर्टिकली राइज कर रही है। तो अगर वर्टिकली राइज कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे स्लोप होगा। तो पॉइंट ओ पे अभी इनिशियली मैं ये कहता हूँ कि देयर इज सम वैल्यू ऑफ स्लोप, लेकिन जब पॉइंट ए की आप बात करेंगे तो पॉइंट ए पे आप देख रहे हैं कि जो चार्ज है वो तकरीबन एक टाइम पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है उसका ग्राफ। तो जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस वक्त उसका जो स्लोप होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप पॉइंट ओ से ए की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो स्लोप है वो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है, और अगर स्लोप डिक्रीज कर रहा है क्यू पे उसकी वैल्यू मिनिमम है तो इसका मतलब है पॉइंट ओ पे उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो इसको हम कंक्लूड ये करते हैं कि पॉइंट ओ पे स्लोप मैक्सिमम है और पॉइंट ए पे स्लोप मिनिमम है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो चार्ज के लिए, करंट के लिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो ये है। तो अगर इन दोनों को ड्रॉ किया जाए तो फिर ये एक क्वार्टर जो है वो वेव का बन जाता है, जो ये शो कर रहा है कि जो करंट है वो डिक्रीज कर रहा है। और हम देखें जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ओ से लेकर ए तक जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, और स्लोप किसकी थी, क्यू टी ग्राफ की, और क्यू टी ग्राफ का जो स्लोप है वो करंट के इक्वल है। तो अगर क्यू टी ग्राफ का स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो करंट है वो भी डिक्रीज कर रहा है। इसी वजह से इसकी जो वेव फॉर्म है वो डिक्रीजिंग बनाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें अब ए से लेकर बी तक, तो अगेन जो वेव फॉर्म है या जो ग्राफ है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है कि जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। ए पॉइंट पे जो है वो ज़ीरो है, और जब पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो ओ ए के मुकाबले में जो ए बी है इसका स्लोप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसी वजह से जब हम करंट को ड्रॉ करेंगे तो करंट का स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग करता हुआ एन से आर की तरफ आ रहा है। तो एन से आर तक करंट का स्लोप इंक्रीज कर रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जो क्यू टी ग्राफ था उसका स्लोप ए से बी की तरफ जो था वो डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि हमने क्यू टी ग्राफ से निकालना है स्लोप। इसी वजह से हम करंट जो है उसको इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। इसी को हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहाँ से हम कंक्लूड ये करते हैं कि जिस पॉइंट पे क्यू टी ग्राफ की क्यू की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है। और इसी तरह क्योंकि क्यू टी ग्राफ जो है और जो वी टी ग्राफ है ये इन फेज हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है वहाँ पे करंट मिनिमम है, और जिस पॉइंट पे करंट मिनिमम होता है वहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो इस तरह करके हम इसकी जो वेव फॉर्म है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ से हम कंक्लूड ये करते हैं, क्योंकि एसी वेव फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे बताना होता है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी लैग कर रही है। तो अगर हम यहाँ से कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है और जो वोल्टेज है वो लैग कर रहा है। वो आप ये समझ सकते हैं कि जो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ पे वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह अगर आप पॉइंट एन की बात करें तो करंट की वैल्यू मिनिमम और पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम। तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, लेकिन इसके साथ साथ हमें फेज भी देखना होता है। तो फेज आप चेक कर सकते हैं कि जो फेज की वैल्यू है वो π/2 है। वो कैसे? उसको भी आप इन पॉइंट्स के कंपैरिजन से चेक करते हैं कि पॉइंट ओ पे जो वोल्टेज है वो ज़ीरो है, इसका फेज जो है वो पाई होगा, ज़ीरो होगा या 2π होगा। लेकिन क्योंकि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो इसका जो फेज होगा वो इस पॉइंट पे π/2 होगा। अगर इसको हम ज़ीरो कंसिडर करें तो ये π/2 है। इसका मतलब है करंट जो है उसका फेज ज़्यादा है और वोल्टेज का फेज जो है वो ज़ीरो है। और वो कितना डिफरेंस है? π/2 का। इसलिए जब हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो हम करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री का होगा। और लीड कौन कर रहा है? करंट। तो जो लीड करेगा उसको वर्टिकली अपवर्ड ड्रॉ करेंगे आप, और जो लैग करेगा उसको अलोंग द हॉरिजॉन्टल। और ये जो फेजर है ये आपका पॉइंट ओ के ऊपर है। अगर आप पॉइंट ए पे जाएंगे तो ये फेजर आपका 5/2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। तो उस केस में जो करंट है वो आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और वोल्टेज अलोंग द वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी करंट जो है वो स्टिल लीड कर रहा होगा देन द वोल्टेज। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि इन केस अगर ये आप पॉइंट एन की बात करें तो वहाँ पे करंट जो है वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल और जो वोल्टेज है वो अलोंग द वर्टिकल होगा। तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह करके बन जाएगा, और अब ये वर्टिकल लाइन वोल्टेज होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो करंट होगी। तो इस तरह करके जो है हम इसको किसी और पॉइंट भी अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लेबल भी कर रहा हूँ कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल करंट है और अलोंग द वर्टिकल जो है वो वोल्टेज है, और स्टिल फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का है। तो इस तरह करके हम लोग जो है वो फेजर ड्रॉ कर सकते हैं इसका। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जी। नेक्स्ट है इसके बाद
ये एक और वेव फॉर्म है। पहले मैंने स्लोप के फॉर्म को यूज़ करते हुए करंट के लीड और लैग को एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आप इसको फिजिकली देखना चाहें तो फिजिकली भी देख सकते हैं। इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ए बी सी डी। जब पॉइंट ए है तो इस पॉइंट पे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब है कि जब चार्ज सोर्स से कैपेसिटर की तरफ फ्लो करेगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स की तरफ से उस चार्ज को कोई रिपल्शन फील नहीं होगी। जब रिपल्शन फील नहीं होगी तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। इसी वजह से स्टार्ट में करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर आप पॉइंट बी की बात करें, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जब प्लेट्स के ऊपर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है और ये अपनी फुल कैपेसिटी में चार्ज स्टोर कर लेता है, तो अब सोर्स से चार्ज इस तरफ नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये वाला जो चार्ज है ये उसको रिपेल कर रहा होगा। मैक्सिमम रिपल्शन होगी क्योंकि प्लेट्स के ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका है। तो इस केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो करंट क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। यही केसेस जो है सी और डी के लिए हैं। सी वाला वो पॉइंट है जब अगेन कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अब क्योंकि इंटरवल चेंज हो गया है तो अब इस प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज ने आना है। नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्टेड होगा बाय दैट प्लेट, या इस प्लेट की तरफ ये मूव करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो अगेन करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ए में करंट की वैल्यू, बी में करंट की वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं जीरो है, ए में पॉइंट की करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, एंड सो ऑन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ करंट उसको बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको एक्स सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस होता है। और अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये 1 ओवर ओमेगा सी बन जाता है। इसका ये जो फर्दर सोल्यूशन है ये क्योंकि एफ एस सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने उसकी डेरिवेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं की। और इसी एक्स सी को अगर आप फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2/f/c। और ये शो करता है कि यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर करंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपको कम रिएक्टेंस मिलेगी कैपेसिटर की जानिब से, और अगर फ्रीक्वेंसी कम रखेंगे तो आपको रिएक्टेंस कैपेसिटर की तरफ से ज़्यादा फील होगी, और उस रिएक्टेंस की वजह से करंट का जो फ्लो होगा वो कम होगा। तो ये जी आज का हमारा लेक्चर था, और ये इसमें एसी थ्रू कैपेसिटर जो है उसको डिस्कस करने की कोशिश की गई है। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा।